अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अगेती भिंडी की उन्नत तकनीक से खेती करके लें अधिक आय। मशरूम के उत्पादन में आने वाली समस्याएं और इसका समाधान। जायद की फसलों की बुवाई का समय शुरू हो गया है और किसान विभिन्न फसलों की बुवाई करके अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं। इसी के अंतर्गत जो किसान अगेती भिंडी की बुवाई करना चाहते हैं, वे उन्नत किस्मों का चयन करके बुवाई करें तो अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें अगेती भिंडी की बुवाई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ संदीप कुमार सुमन। किसान भाइयों, भिंडी की खेती उत्तर भारत की प्रमुख सब्जी की फसल है, जिसमें लगभग सब्जी का 60% भाग भिंडी का योगदान है। इसकी बुआई फरवरी के दूसरे पखवाड़े में से लेकर के मार्च के महीनों तक की जा सकती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लिए आप जनवरी माह में ही इसकी बुआई करें तो इससे अधिक लाभ मिलेगी। जायद में भिंडी की बुआई अब जल्द से जल्द कर लें। अगर आपकी फसल अगेती आएगी तो उसका बाजार में अधिक रेट मिलेगा। आज वैज्ञानिकों ने कई ऐसी किस्मों का विकास किया है जिससे किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। निजी कंपनियां आज कई तरह के संकर बीज भी उपलब्ध करा रही है, जिनकी उपज सामान्य बीजों की तुलना में अधिक है। सबसे पहले इसमें बीजों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे बीज आप प्राप्त करने के लिए भारतीय बीज निगम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्नत किस्म अर्का अभय, अर्का अनामिका, पूसा, काशी क्रांति, काशी हरित, काशी नंदनी, हरभजन इत्यादि हैं। इसके लिए बीज दर 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। किसान भाई बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए आप सबसे पहले बीज को 18 से 20 घंटे तक आप इसे पानी में भिगोएं, फिर इसे छाया में सुखाएं और तत्पश्चात इसे छाया में सुखाने के बाद कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति केजी के अनुसार उसमें मिला करके साथ में आप 6 ग्राम प्रति केजी के अनुसार इमिडाक्लोरोपिड से बीजोपचार करें। तत्पश्चात इसका रोपण करें। भूमि का चयन आप ऐसा जगह करें जहां जल निकासी की सुविधा अच्छी हो, साथ में दोमट मिट्टी वाली जमीन हो। इसके लिए पहली जुताई हैरो से करके दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करें, फिर भूमि का समतलीकरण पाटा से करें और इसमें खाद की मात्रा गोबर खाद जो है 10 से 15 टन, यूरिया 200 केजी
प्रति हेक्टेयर, डीएपी 132 केजी प्रति हेक्टेयर और साथ में पोटास 100 केजी प्रति हेक्टेयर का यूज करें। गोबर की खाद का प्रयोग 2 से 3 साल में एक बार जरूर करें ताकि मिट्टी में जीवांश पदार्थों की कमी न हो और मिट्टी ऊसर न बने। जिस समय आप गोबर की खाद का प्रयोग करें उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आधा कर दें। आमतौर पर भिंडी की फसल के लिए यूरिया 200 किलोग्राम, डीएपी 132 किलोग्राम और एमओपी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संस्तुत किया गया है। इसमें से यूरिया की 100 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय दें और 100 किलोग्राम यूरिया खड़ी फसल में प्रयोग करें। इसमें बीज से बीज की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमिथिलिन 3.3 लीटर साथ में 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में इसका प्रयोग 2 दिन के अंदर करें, जिससे फसल प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, ये गर्मी की फसल है, इसमें सिंचाई बहुत करनी पड़ती है, तो सिंचाई पर खर्च कम आए इसके लिए घास फूस या पुआल का मल्च जरूर बिछा दें। इससे पानी की तो बचत होगी ही, खरपतवार भी कम उगेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन मशरूम का सही प्रबंधन नहीं करने पर कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होने लगता है, जिससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मशरूम की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इनका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ओयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। लेकिन अभी समय है इस बटन मशरूम और ओयस्टर के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्रकृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है
पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करे। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ओयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ओयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपना कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेबेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या। सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुँचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है, उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं।
सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंकोआइडिस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि न पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी न मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वैसे तो मशरूम की खेती हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में करते हैं, जैसे किसी झोपड़ी में या किसी कमरे में इसकी खेती की जाती है। तो अगर सावधानी पूर्वक अगर शुरू से हम लोग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, साफ सफाई, बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करें तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं को आपने इधर उधर अखाद्य पदार्थों जैसे पॉलीथीन, जूते, चप्पल, मिट्टी को खाते हुए देखा होगा। इसे पाइका रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये पशुपालकों के लिए गंभीर समस्या है। तो इस समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं और इसका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के, देसी नस्ल हो या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में, इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशुएं हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की जरूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार की फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है।
हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं, उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं, तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल मूत्र, कागज, कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में, 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो आईवी इन्फ्यूजन हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं, जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते हैं, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग पशुओं का एक ऐसा ही डिसऑर्डर है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन और देख-रेख अच्छी तरह से करना चाहिए। इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से जरूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की, जो दिन भर की जो आहार है, उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित है उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर के कृषक रमेश कुमार ने। ये अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उकटा
त्वचा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। पौधों में रोग लगने पर ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।